नमस्कार, मैं हूं संगीता पटेल। इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की द्वितीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की आगामी कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिषद को साहित्य अकादमी, कला अकादमी, आदिवासी एवं लोक कला अकादमी, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग और छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी के 127 आयोजनों के लिए 4,93,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में चर्चा के दौरान कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम और कार्यशाला राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में आयोजित की जाए। लोक कला संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम केवल राजधानी तक ही सीमित न रहें। राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए ऐसे आयोजन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने इंदिरा संगीत एवं कला महाविद्यालय खैरागढ़ के अंतर्गत रायगढ़ में भी संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। वीरांगना दुर्गावती के बलिदान दिवस पर दुर्ग के राजीव भवन में आदिवासी महिला कांग्रेस प्रकोष्ठ के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा उपस्थित रहे। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर दुर्ग के राजीव भवन में आदिवासी महिला कांग्रेस प्रकोष्ठ ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जहां श्रद्धांजलि सभा में गोंडवाना की गौरव कही जाने वाली वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाते हुए उनके व्यक्तित्व से युवा पीढ़ी को अवगत कराया गया और गोंडवाना समाज के योगदान को याद करते हुए जल, जंगल व जमीन को संरक्षित रखने में उनकी भूमिका को याद किया। इस मौके पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा व आदिवासी समाज की अध्यक्ष ने गोंडवाना समाज के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए वीरांगना रानी दुर्गावती को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने प्रयास किया और एक प्रयास ये भी किया कि समाज में जिस प्रकार से पुरुषों का विकास हो रहा है, पुरुष सशक्त हो रहे हैं, वैसी ही हमारी जो महिला समाज है वो भी सशक्त हो, ऐसा उन्होंने अपने साम्राज्य में एक कार्यक्रम चलाया और महिला सैन्य की स्थापना किया और विदेशियों से लड़ने के लिए सबको शक्तिशाली बनाया। एक प्रेरणादायी कार्य उन्होंने किया, जिससे आज हमारा पूरा समाज, पूरा भारतवर्ष उसके बलिदान को याद करती है। उसको आज नमन करने के लिए हमारे आदिवासी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ममता आर्मो जी के द्वारा राजीव भवन में कार्यक्रम बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज के अवसर पर हम अपने जो वीरांगना है उनको बहुत बहुत नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और समाज एक प्रकार से प्रेरित होता है उनके जीवन दर्शन से। ये हम सबको सीखने को मिलता है। हम आज वीरांगना दुर्गावती का जो शहीद दिवस जो मना रहे हैं, उसको हम एक नारी शक्ति की तौर रूप में मना रहे हैं और हम आज जो कार्यक्रम रखे हैं और हम यहाँ से हम यही प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्यक्रम रखा गया है कि नारी शक्ति का समाज में, राष्ट्र में क्या योगदान है और आज हर महिला में, हर उसमें एक रानी दुर्गावती होती है, उसके कुछ सब गुण होते हैं, लेकिन उसको सामने कैसे लाना है, वो कैसे हम उसको सामने लाएं, यही चीज़ हम यहाँ से प्रेरित करना चाहते हैं अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को। हम यही इसीलिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं कि उनसे एक प्रेरणा लें। जैसी वो आज जिस तरह उन्होंने जो मुगलों से जो लड़ाई लड़ते उन्होंने देश के लिए अपने आप को अपना बलिदान कर दिया। वो कभी वो गुलामी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो मुगलों के हाथ ना आ सकूं, इसलिए उन्होंने खुद अपने आप को जब देखी कि मैं नहीं जीत सक रही हूं, तो उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। उनमें एक स्वाभिमान था, जो यही हम महिलाओं को एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि हम में भी वो स्वाभिमान हो, हम में भी अपने स्वाभिमान को, अपनी शक्ति को एक जागरण करने की हमें ताकत हो। हम यही कहना चाहते हैं। कुर्सी पर वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर में शुक्रवार को 5 लाख की लागत से
ज्योति कलश कक्ष निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सहित सैकड़ों की संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे। शिवाजीनगर जोन 4 कुर्सी पर भिलाई में मंदिर में ज्योति कलश कक्ष के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पहुंचे। उन्होंने वार्ड के सम्मानित नागरिकों के साथ मिलकर पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया। इसके बाद विधायक देवेंद्र यादव ने वार्ड के लोगों का हालचाल जाना और वार्ड की समस्याओं के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि जो भी वार्ड की लोगों की समस्या है उनका निदान जल्द से जल्द किया जाए। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने विधायक देवेंद्र यादव से नल कनेक्शन को लेकर शिकायत कर दी। बताया कि नल लगाने कई माह पहले आवेदन दी थी, लेकिन अब तक नल नहीं लगा है। फिर क्या था, देवेंद्र यादव जनता की समस्याओं को सुनते ही नाराज हो गए और इस लापरवाही के लिए सब इंजीनियर को बुलाकर जमकर फटकार लगाई और जोन आयुक्त को निर्देश दिया कि तत्काल नोटिस दिया जाए। इसके बाद भी समय पर काम नहीं किया तो दोबारा नोटिस देकर सस्पेंड करें। वार्ड भ्रमण के दौरान विधायक देवेंद्र यादव के पास एक व्यक्ति अपने दिव्यांग बच्चे को लेकर पहुंचा। बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए विधायक देवेंद्र यादव ने समस्या पूछी तो दिव्यांग ने व्हीलचेयर की मांग की, जिसके बाद विधायक देवेंद्र यादव ने दिव्यांग के लिए एक व्हीलचेयर तत्काल खरीदकर देने के लिए कहा। जी देखिए, आज यहाँ पे शिव दुर्गा हनुमान मंदिर समिति के द्वारा विधायक जी से मांग की गई थी एक ज्योति कलश कक्ष का निर्माण के लिए। आज उसी तारतम्य में विधायक जी ने भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया है। बहुत जल्दी यहाँ पे ज्योति कलश कक्ष का निर्माण होने जा रहा है। जी यहाँ पे एक बच्चा है जो बैठा है, इसके जो कि पूर्णतः विकलांग है, उनके मम्मी पापा ने एक व्हीलचेयर की मांग की थी, जिसे विधायक जी ने तुरंत स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती करने के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई है। इस योजना की घोषणा के बाद से ही देश भर में कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए थे। बिहार, यूपी सहित कई राज्यों में कई ट्रेनों में आग लगा दी गई थी। इसी कड़ी में धमतरी किसान यूनियन ने अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम धमतरी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग जिला प्रशासन के निर्देश पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने शिवनाथ नदी में मॉक ड्रिल किया। इस दौरान जिला कलेक्टर और एसडीआरएफ कमांडेंट भी मौजूद रहे। बाढ़ जैसी आपदा से निपटने सिद्धेदु तट पर रहने वाले एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम ने शुक्रवार को आपातकाल की स्थिति से निपटने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान बाढ़ की स्थिति में पानी में डूबते व्यक्ति को बचाने और उसे सुरक्षित बाहर निकाले जाने का प्रदर्शन किया गया। मॉक ड्रिल में जवानों ने नदी में गोता लगाकर पानी में डूबे लोगों की खोजबीन का भी अभ्यास किया। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की इस मॉक ड्रिल में जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के साथ एसडीआरएफ के कमांडेंट नागेंद्र सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा किए गए इस अभ्यास की जानकारी देते हुए बताया कि मॉक ड्रिल के माध्यम से वे जवानों को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करने और उनकी कार्यकुशलता की जांच करते हैं। जिले में बाढ़ की स्थिति अगर वैसे निर्मित होती नहीं है, परंतु हमारे ज़िले में पूर्ण जो निचली बस्तियाँ है, स्लम बस्तियाँ हैं, वहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन का पानी आने का संभावना पिछले कुछ सालों में रहा है। इस साल हमने ये कोशिश की है कि इस पर के ऐसा भी स्थिति ना है, क्योंकि सभी नालों का बड़े नालों का साफ सफाई कर लिया गया है। पर एक प्रिकॉशन के रूप में हमें डिजास्टर के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसी के लिए आज ये एक्सरसाइज किया गया, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ की स्थिति में लोगों का कैसे बचाव किया जा सकता है, डूबने के अगर कोई व्यक्ति डूबता रहता है तो उसका कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके संबंध में एक डेमोन्स्ट्रेशन आज यहाँ संयुक्त रूप से किया गया है। ये एक जॉइंट एक्सरसाइज था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम बाढ़ की स्थिति में, जैसे छत्तीसगढ़ में कोई किसी भी तरह का बाढ़ हो, आपदा है, उस स्थिति में कैसे फंसे हुए आदमी को निकाल सकता है, बाढ़ से बचा हुआ को कर सकता है, उसको मेडिकल एड दे सकता है, और कोई डूबे हुए आदमी उसको डीप डाइव द्वारा कैसे पानी से निकाला जा सकता है। ये एक सिखलाई का तौर पर अपना कंबाइंड एक मॉक एक्सरसाइज था। इसी मॉक एक्सरसाइज में हम देखा गया कि एक गांव में कुछ आदमी फंसा हुआ है, जिसे जिला कलेक्टर द्वारा मैसेज मिलते ही एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंचे, वो स्थिति का जायजा लिया और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अपना बोट की तरह टेक्निक मेथड से उस जगह की तरफ पहुंचे और फंसे हुए आदमी को निकाले, उनको मेडिकल
फास्ट एड दिया गया और हॉस्पिटल पहुंचा गया। कुछ आदमी उस दौरान गांव का आदमी आ रहे थे, जैसे उनका लोकल बोट से नाव से वो नाव डूब गया, उस आदमी को पानी से निकाला गया और वो डीप डाइव द्वारा डूबे हुए आदमी को निकाल के सुरक्षित स्थान पर ले गए। एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल के दौरान आधुनिक संसाधनों का भी प्रदर्शन किया और उसका उपयोग कर आपदा की स्थिति में निपटने की अपनी तैयारियों को प्रदर्शित किया। गौरतलब है कि दुर्ग जिले के एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीम ने पिछले दिनों बोरवेल में गिरे बच्चे को भी बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवाया था। ऐसे में जिले के एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीम की तैयारियों को देखकर लगता है कि आपातकालीन स्थिति से निपटने हमारे जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। इंडियन न्यूज के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ दुर्ग से सुरेंद्र ठाकुर। एक तरफ पूरे प्रदेश में 16 जून से सभी स्कूल खुल गए हैं और स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। शासकीय हाई स्कूल मोर कुटुंब विकास खंड छुरिया में विगत 4 वर्षों से संचालित हो रहा है। इस स्कूल में मात्र 2 ही शिक्षकों की पदस्थापना है, जिससे इस स्कूल में अध्ययनरत व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से स्कूल के दरवाजे पूरी तरह बंद थे और स्कूली छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई और परीक्षा दिलाई थी, जिसके चलते बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से नए सिरे से इस वर्ष स्कूल खुलने के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव का कहना है कि स्कूल में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ कलेक्टर कार्यालय आए हैं। हम लोग छुरिया विकास खंड ग्राम मोर कुटुंब से हैं सर। आज से 2017 में हाई स्कूल उन्नयन हुआ है, जिसमें अभी तक 2 ही टीचर के भरोसे चल रहे हैं और एक टीचर ऐसे हमारे यहाँ पद अटैच कर दिए हैं जो बादरा टोला से विवादित जो टीचर हैं, जिसको ग्राम मोर कुटुंब के हाई स्कूल में अटैच किए हैं, जिसके कारण अभी तक हमारे यहाँ 2 ही टीचर हैं और जो जिस टीचर को वहाँ पदस्थापना करते हैं वो टीचर हमारे यहाँ पहुँचते नहीं हैं। इस तकलीफ़ों के कारण पूरे गांव वाले आज कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिए गए हैं और एडीएम साहब को भी ज्ञापन दिए हैं। हम लोगों को आश्वस्त किए हैं कि निश्चित आपका मांग जायज़ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के नवनिर्मित आवासीय परिसर का लोकार्पण करते हुए कहा कि इस भवन के बन जाने से विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के गठन के 21 सालों के बाद निगम की तरफ से अपने खुद की आय से विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए 5 मंजिला भवन बनाया गया है। इसके लिए उन्होंने निगम को विशेष तौर पर बधाई और शुभकामनाएं दी। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। महंत राजा दिग्विजय दास की रियासत राजनांदगांव जिले का नाम उनके ही नाम पर रखने को लेकर अब मांग उठने लगी है। सर्व समाज प्रमुखों ने संगोष्ठी कर राजनांदगांव जिले को दिग्विजय नगर नाम दिए जाने को लेकर अपनी सहमति दी है। शहर के एक निजी होटल में संगोष्ठी के माध्यम से दिग्विजय नगर समिति के बैनर तले संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
आयोजन में राजनांदगांव जिले को दिग्विजय नगर किए जाने की मांग रखी गई। बैठक में सर्व समाज के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए और अपने विचार रखकर इस मुहिम को तेज करने के लिए अपना समर्थन दिया। संगोष्ठी के आयोजन में दिग्विजय नगर नाम देने को लेकर अलग अलग तथ्य रखे गए, जिसमें रियासतकालीन इतिहास के कई तत्वों को शामिल किया गया। इसके बाद सर्व समाज प्रमुखों ने राजनांदगांव जिले का नाम दिग्विजय नगर किए जाने को लेकर अपनी सहमति प्रदान की। इसके साथ ही इस नाम को पुरजोर समर्थन भी दिया ताकि आने वाले समय में राजनांदगांव जिले को दिग्विजय नगर के नाम से जाना जा सके। संगोष्ठी के आयोजन में दिग्विजय नगर समिति के संजय बहादुर सिंह ने कहा कि राजनांदगांव रियासत में वैष्णव राजाओं ने काफ़ी विकास कार्य किए हैं। अंतिम राजा रहे महंत राजा दिग्विजय दास ने तो अपना महल ही शिक्षा के लिए दान कर दिया था। ऐसे दानवीर राजा को आज तक हम एक अमिट छाप नहीं दे पाए हैं। इसलिए सर्व समाज की बैठक आयोजित कर संगोष्ठी के रूप में इसको लेकर के चर्चा की गई, जिस प्रकार निष्कर्ष सामने आया है कि अब राजनांदगांव जिले का नाम बदलकर दिग्विजय नगर किया जाए। राजनांदगांव का नाम बदल के दिग्विजय राजा दिग्विजय दास को सही श्रद्धांजलि देने के लिए एक समिति का हम लोगों ने गठन किया। दुष्यंत दास जी जिसके संयोजक है। हम लोगों ने ये सोचा है कि राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर इसलिए होना चाहिए क्योंकि राजा को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि राजनांदगांव का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 1830 में नंदग्राम इसका नाम रखा गया था। फिर अचानक बहुत जल्दी ही इनका नाम चेंज करके राजनांदगांव कर दिया गया था। तो राजनांदगांव का शब्द का कोई औचित्य नहीं है। और दिग्विजय दास ने एक आधुनिक राजनांदगांव की नींव रखी थी, जिसके सम्मान में पूरे शहरवासी कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। अभी पूरे शहर से समर्थन लिया जाएगा। आज सर्व समाज की बैठक है, फिर व्यापारियों की है, फिर सर्वदलीय बैठक है और सब समाज की बैठक। फिर जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया से मैं सोचता हूं और आप लोग सब पत्रकार बंधुओं के सहयोग से बहुत जल्दी इसका नाम परिवर्तित होकर दिग्विजय नगर हो जाएगा। संजय बहादुर सिंह, आयोजक समिति। बिलासपुर पुलिस ने करीब 11 टन गांजे को बायोमास प्लांट में जलाया है। पुलिस ने गांजे को जलाकर इससे 5 मेगावाट बिजली भी उत्पन्न की है। संभवतः प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार गांजे का नष्टीकरण किया जा रहा है। साथ ही पहली बार गांजे से बिजली भी उत्पन्न की गई है। मादक पदार्थ के नष्टीकरण हेतु बिलासपुर रेंज स्तर पर 4 सदस्यीय हाई पावर ड्रग डिस्पोजल कमेटी का गठन किया गया है, जिसके द्वारा बिलासपुर रेंज के सभी जिलों के नष्टीकरण योग्य कुल 553 प्रकरणों में जब्त 12,767 टन गांजा, 13 नग पौधा, 8,380 नग टैबलेट, 11,220 नग कफ सिरप, 897 नग कैप्सूल एवं 222 नग इंजेक्शन के नष्टीकरण किया जाएगा, जिससे 5 MW बिजली उत्पन्न हुई है। समिति के अध्यक्ष IG रतनलाल डांगी, सदस्य SSP बिलासपुर पारुल माथुर, SP कोरबा भोजराम पटेल समेत आला अफसरों की उपस्थिति में सुधा बायो पावर प्राइवेट लिमिटेड मोहतराई बॉयलर में विधिवत जलाकर किया गया। देश में जो है नशे से आज़ादी का पखवाड़ा जो है वो मनाया जा रहा है, जिसके तहत जो मादक पदार्थ है उनसे जो नुकसान हो रहा है जो युवाओं को और अन्य लोगों को, तो उसमें जागरूकता लाने के लिए ये पखवाड़ा जो है 12 जून से 26 जून के बीच मनाया जा रहा है, जिसके तहत हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा जो निर्देश जारी हुए थे कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा मादक पदार्थों की जो तस्करी हो रही है उस पर रोक लगाए, कार्रवाई करें। साथ ही जो पहले से चीज़ जो है उसको नष्टीकरण किया जाए और उसी के तहत जो बिलासपुर रेंज के सभी ज़िलों से जो है वो जो नष्ट करने के लिए जिन प्रकरणों का डिस्पोजल हो गया है और नष्ट करना है वो जो है आज नष्टीकरण की कार्रवाई की गई, जिसमें 553 जो प्रकरण अलग अलग जिलों के थे, जिसमें लगभग 12 टन जो है वो गांजा है उसका नष्टीकरण किया गया था। और उसके साथ ही जो कफ सिरप या नशीले इंजेक्शन और जो टैबलेट्स थी उसको भी जो है नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। और इसमें जो है हमने पहली बार जो है
जो एक सुधा बायोमास पावर प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें उसको जो जलाया गया, जिससे कि जो उनके पावर प्रोडक्शन में भी इसका यूज हुआ और साथ ही जो पॉल्यूशंस भी इससे नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो गांजा है उसका नष्टीकरण करने के साथ साथ उसका एक यूजफुल तरीके से उसका यूज भी हुआ है। बस्तर में सरकारी नौकरी के बड़े पदों पर अब बस्तर के युवा ही आगे आएंगे। बस्तर में संचालित युवोदय एकेडमी में पढ़ने वाले छात्र छात्रा उच्च परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। हाल ही में हुए पीईटी और पीपीटी के परीक्षा में कई छात्रों ने बाजी मारी है। सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए संचालित युवोदय एकेडमी में ऐसे आदिवासी बच्चे अध्ययन कर रहे हैं जो किसी मुकाम में पहुंचकर बस्तर में ही सेवाएं देना चाहते हैं। इसके लिए सभी प्रयास भी कर रहे हैं। बस्तर सहित आसपास जिलों के भी बच्चे परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल होकर अपना और अपने क्षेत्र का नाम को ऊंचा कर रहे हैं। वहीं विषयवार परीक्षाओं में सफल हुए छात्र छात्राओं को बस्तर कलेक्टर ने शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि अब बस्तर शिक्षा के क्षेत्र में भी किसी से भी पीछे नहीं रहेगा। एकेडमी में काम चल रहा है, उसके माध्यम से जो करियर ओरिएंटेड बच्चे हैं, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पिछले साल भी हमने देखा कि पीईटी में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इस बार भी पीएटी बीएटी अलग अलग एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। खासतौर पे बकावन के हमारे एक बच्चे ने स्टेट में 3rd आए हैं और लगातार इससे कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी में एक आगे रुझान आ रहा है बच्चों में और बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रही है युवोदय एकेडमी को एक्सपैंड करने के लिए, जिसको देखते हुए ज्ञानगुड़ी में हम लोग एक्स्ट्रा रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, विशेष रूप से आदिवासी बच्चों के लिए और जो अंदरूनी क्षेत्रों से आते हैं उस तरह के बच्चों के लिए। और निश्चित रूप से बस्तर में ये जो माहौल है, इससे ज़्यादा हमारे युवा साथी आने वाले समय में सरकारी नौकरियों में भाग लेंगे और बेहतर ढंग से बस्तर के विकास में भागीदार बनेंगे। बिलासपुर जिले में 123 दिन बाद कोरोना से एक की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। वर्तमान में जिले में एक्टिव केस 54 बताया जा रहा है। कोरोना से मौत के बाद अब होम आइसोलेशन में चल रहे मरीजों की निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के निर्देशित किया गया है कि जिस भी मरीज की हालत बिगड़ रही है उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए ताकि मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। आपको बता दें कि जिले के ग्राम ध्रुमा निवासी 72 वर्षीय महिला की तबीयत बिगड़ने पर कोरोना लक्षण नजर आ रहे थे। जांच के बाद उसके संक्रमित होने की पुष्टि की गई। इसके बाद उसका होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो पाया तो उसे इलाज के लिए आरबी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इधर एक बार फिर कोरोना से वृद्ध की मौत के बाद लोग सकते में आ गए हैं। बिलासपुर पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरक्षक को जिला पुलिस अधीक्षक ने बर्खास्त कर दिया है। पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पर 8 लाख की ठगी के मामले में बिलासपुर के पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक पंकज शुक्ला को जिला पुलिस अधीक्षक ने बर्खास्त कर दिया है। दरअसल पंकज शुक्ला पर कोटा निवासी पीयूष प्रजापति को सहायक उप निरीक्षक पद के लिए फर्जी आदेश जारी किया गया था। इस मामले में आरक्षक पंकज शुक्ला का नाम आने पर जिला पुलिस अधीक्षक ने पंकज शुक्ला को बर्खास्त कर दिया है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने के लिए कुछ युवकों ने घर में घुसकर बुरी तरह मारपीट की,
जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। राजकिशोर नगर में रहने वाले संतराम सोनी की जमीन मोपका में है, जहां बीते 20 जून की रात लाम केसरी, योगेश केसरी और उसके साथी युवकों ने संतराम के घर घुसकर उसको धमकी देना शुरू कर दिया और जमीन खाली कराने का दबदबा बनाने लगे। जब संतराम ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीट दिया। परिजनों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके बाद सरकंडा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज तो कर लिया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मोपका रामकृष्ण नगर में 2015 का जो है रजिस्ट्री है उसका, 2015 से 2005 का रजिस्ट्री है और 2015 से उसमें झोपड़ी नुमा मकान बना के उसमें चौकीदार रह रहा है। अभी तक कोई नहीं पहुंचा। उसके बाद अभी 1 महीना 15 दिन के अंदर में सोनखर लड़के लोग दयालबंद से बोलते हैं इसको खाली करना पड़ेगा और हमको कोर्ट का धमकी देता है। मैं बोला उसको कि कोर्ट से जाके साबित करो, ले लो, तो बोलता है हमको कोर्ट का धमकी दे रहा है और हमारा काम है, हम ज़बरदस्ती खाली कराएंगे। 20 तारीख को मारपीट किए वो लोग, 20 तारीख को 8 बजे रात के। वो लाम केसरी और एक योगेश केसरी और उसके साथ और जो लगभग 10 लड़के। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में खंडवा जिले के खंडवा, हरसुद और किल्लौद जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में 25 जून को मतदान होना है। खंडवा जनपद पंचायत क्षेत्र के 42, हरसुद में 32 एवं किल्लौद में 16 बसों की आवश्यकता है। रूट पर चलने वाली बसों के अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन जनपद क्षेत्रों के लिए क्रमशः 10, 8 और 5 बसें अतिरिक्त अधिग्रहण की जा रही हैं। छोटे 4 पहिया वाहनों को भी जोड़ लिया जाए तो इस तरह करीब 130 वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि अफसरों का कहना है कि रूट पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इस चुनाव में जनपद हरसुद, किल्लौद और खंडवा में है प्रथम चरण में। तो खंडवा में लगभग 42 बसें लग रही हैं और 10 बसें एक्स्ट्रा रखी हैं स्पेयर में। ऐसे ही जो हरसुद है उसमें 32 बसें लग रही हैं और वहाँ 8 बसें एक्स्ट्रा हैं। और किल्लौद में 16 बसें हैं और वहाँ 5 बसें एक्स्ट्रा रखी हुई हैं। और सब जगह जैसे खंडवा में 10 छोटी गाड़ियाँ रखी हुई है, हरसुद में 5 छोटी गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ी मतलब जीप रखी हुई है, और किल्लौद में भी 5 गाड़ियाँ हैं। इस तरीके से लगभग 130 गाड़ी के आसपास लग रही हैं और इसमें हमको चुनाव संपन्न कराना है। सारी व्यवस्था हो चुकी है, गाड़ियाँ आना शुरू हो गया है और 4-5 बजे तक सारी व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। सर, जो रूट की बसें आ रही है, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या यात्रियों को? नहीं, कोई प्रभाव नहीं, पर्याप्त बसें हैं। खंडवा में कांग्रेस पार्षद पद के दावेदारों का टिकट कटने का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। जनसंपर्क के दौरान पार्टी के बागी निर्दलीय उम्मीदवार विजय चौधरी उर्फ कल्लू मारवाड़ी ने कांग्रेस के पार्षद पद प्रत्याशी सुरेश पवार और उनके बेटे से झूमाझटकी की। पूर्व विधायक राजनारायण सिंह और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बल्ली मिश्रा, श्याम यादव ने बीच बचाव कर माहौल शांत कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 28 संजय नगर में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी पवार के साथ महापौर पद प्रत्याशी आशा मिश्रा के ससुर वीरेंद्र मिश्रा, पूर्व विधायक राजनारायण सिंह अन्य नेताओं के साथ प्रचार प्रसार कर रहे थे। तभी ढोल के बीच आकर निर्दलीय प्रत्याशी कल्लू मारवाड़ी नाचने लगे, जिसे पार्षद प्रत्याशी सुरेश पवार ने हटाने का प्रयास किया तो वह उनसे उलझ पड़ा। दोनों ही नेताओं के बीच नोकझोंक होता देख कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने छुड़ाने का प्रयास किया। गौरतलब है कि टिकट न मिलने से नाराज कल्लू ने 2 दिन पहले कलेक्टर कार्यालय में भी पूर्व विधायक सिंह को खरी खोटी सुनाई थी। खंडवा में पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक और तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं पर पहले चरण के मतदान से 48 घंटे पूर्व शराब की दुकानों पर तालाबंदी होने लगी है। खंडवा जिले में खंडवा, किल्लौद और हरसुद जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के लिए पहले चरण में मतदान होना है। पहले चरण के लिए जिले में खंडवा, हरसुद व किल्लौद विकासखंड में 25 जून को मतदान संपन्न होगा।
48 घंटे पहले शराब दुकानों पर आबकारी विभाग की टीम ने सील बंद करने की कार्रवाई की। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार भी थम गया है। इसके साथ ही अब निर्विघ्न रूप से मतदान संपन्न कराने के लिए टीम अलर्ट हो गई है। खंडवा क्षेत्र के लिए 192 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 27 संवेदनशील व 4 अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा हरसूद क्षेत्र के लिए 130 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 15 संवेदनशील व 6 अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं। वहीं बल्डी क्षेत्र के लिए 75 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 5 संवेदनशील व 12 अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं। पंचायत निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण 25 तारीख को मतदान होना है खंडवा विकास खंड ग्रामीण क्षेत्र में। तो उसी के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग के आदेश हैं कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जहाँ जहाँ मतदान होना है उन मदिरा दुकानों को बंद किया जाना है। तो उसी के तारतम्य में हम मदिरा दुकानें आज बंद की जा रही है। इसमें खंडवा शहर की 17 दुकानें बंद हो रही है और तथा ग्रामीण क्षेत्र की भी दुकानें और जितने भी FL3 होटल बार हैं वो भी हम सील बंद कर रहे हैं। उसके लिए हम सतत निगरानी रखेंगे, दुकानों पर गश्त करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो। इंडियन न्यूज़ के इस बुलेटिन में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।